हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैकबोन इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत अग्रवाल और आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट है। ये समझ लेना कि लगभग इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके लिए आता ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा तटस्थ वक्र, जिसको इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, इसको हम तटस्थ वक्र भी कहते हैं, अधिमान वक्र भी कहते हैं, समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। ठीक है, और इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं। इसके काफ़ी सारे नाम आते हैं, आप नाम देखो। इसको तटस्थ वक्र भी कहते हैं, अधिमान वक्र भी कहते हैं, उदासीनता वक्र भी कहते हैं और समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में इन चारों नामों में से कोई भी आ जाए तो आप समझ लेना है कि ये हमारे इंडिफरेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। उदासीनता जो वक्र है, इसका जो हम अध्ययन करते हैं वो उपयोगिता विश्लेषण में करते हैं। मैंने आपको उपयोगिता की मापने की दो विधियां बताई थी। पहली बताई थी एक गणनावाचक विधि, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनली एनालिसिस बोलते हैं, कार्डिनली एनालिसिस बोलते हैं, और दूसरी आती तुम्हारी क्रमवाचक विधि, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डिनली एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, गणनावाचक विधि के अंदर मार्शल ने क्या बताया था कि किसी वस्तु के उपभोग से हमको जो उपयोगिता मिलती है हम उसको मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। उनका कहना क्या था कि जैसे किसी वस्तु की कीमत मान लो 1 रुपये है, उससे मिलने वाली उपयोगिता मान ली कितनी है, 50 है। किसी वस्तु की कीमत मान लो 5 रुपीज़ है, उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारे लिए कितनी है, 45 है। इस तरीके से हम मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता को हम माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रोफेसर हिक्स आए, एलन आए। उनका कहना था कि वस्तु के उपभोग से जो हमको उपयोगिता मिलती है हम उसको मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते, क्योंकि मुद्रा का जो पैमाना होता है अस्थिर होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, और उनका कहना था कि उपयोगिता जो है वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उसको हम कैसे माप सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर आपने को प्यास लगी और आपने 1 गिलास पानी पिया है तो आप हमको ये बता सकते हो कि आपको कितनी यूटिल्स मिली है, 50 यूटिल्स मिली है कि 45 यूटिल्स मिली है। आप नहीं बता सकते ना, केवल आप ये बता सकते हो हाँ मेरे को इससे संतुष्टि मिल गई है। इसलिए प्रोफेसर हिक्स और एलन का कहना था कि हम केवल वस्तुओं को क्रम दे सकते हैं, वस्तुओं को क्रम यानी कि रैंक दे सकते हैं। जैसे जो वस्तु ज़्यादा पसंद है तो हम उसको फर्स्ट रैंक दे देंगे, है ना। उसके बाद जो कम वस्तु पसंद है उसको हम सेकंड रैंक दे देंगे। ऐसे हम वस्तुओं को क्रम दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि आपको पहली वस्तु से इतनी उपयोगिता मिलेगी और सेकंड वस्तु से इतनी उपयोगिता मिलेगी, और हम इन दोनों के बीच में अंतर नहीं बता सकते, केवल हम वस्तुओं को क्रम दे सकते हैं। इसके आधार पर हिक्स और एलन ने क्या किया कि क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और क्रमवाचक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर हिक्स ने उदासीनता वक्र की सहायता ली थी। अब हम बात करते हैं उदासीनता वक्र की, थोड़े इसका प्रतिपादन किसने किया उसकी। जो उदासीनता जो वक्र आता है, इसका जो सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था वो 1881 में किया था एजवर्थ ने। एजवर्थ ने अपनी एक पुस्तक लिखी मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसमें उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और उन्होंने उदासीनता वक्र को केवल मैथमेटिकल रूप में प्रेजेंट किया था। उसके बाद प्रोफेसर पैरेटो आते हैं, पैरेटो के बाद सिलट्स्की आते हैं, उन्होंने भी क्या किया था, तटस्थ जो वक्र आता है उसकी व्याख्या की थी। लेकिन उसके बाद इसको काफ़ी ढंग से विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है, विस्तृत रूप से जो प्रस्तुत किया था तटस्थ वक्र को, वो किया था 1939 में प्रोफेसर हिक्स ने किया था। प्रोफेसर हिक्स ने किया था और अपनी एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, वैल्यू ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ कैपिटल में क्या किया था प्रोफेसर हिक्स ने उदासीनता जो वक्र है उसकी काफ़ी ढंग से विस्तृत व्याख्या दी थी। ओके, अब तो ये हुआ उदासीनता वक्र का थोड़ा परिचय हुआ, उसके बारे में किसने इसकी परिभाषा दी इस। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदासीनता वक्र क्या है, किसे कहते हैं उदासीनता वक्र। ठीक है, तो उदासीनता वक्र की जब हम बात करेंगे तो उदासीनता वक्र क्या है। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न ऐसे संयोग दर्शाएगा जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी, यानी कि कंज्यूमर को दो जो वस्तुएं हैं उससे उपभोक्ता को क्या मिलेगी, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कैसे, हम आपको संयोग दर्शाते हैं, टेबल से मैं आपको प्रेजेंट करता हूं। हम मान लेते हैं यहाँ कॉम्बिनेशंस हैं, ये संयोग हैं। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी, डी और ई। हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कर दिए ए बी सी डी के रूप में। ठीक है ना, दो वस्तुएं, कोई भी दो वस्तुएं ले लेते हैं, दो गुड्स ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं चॉकलेट, ठीक है ना, और एक हम ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक।
हम चॉकलेट के उपभोक्ता द्वारा चॉकलेट के उपभोग की गई इकाइयों को प्रेजेंट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। कंज्यूमर जो चॉकलेट की 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स कंज्यूम करता है, और कोल्ड ड्रिंक की कितनी लेते हैं। देखो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक की जो सेकंड जो गुड्स आता है मैं उसकी आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ। जैसे आप कोई भी एक यूनिट डिजिट ले लो, डिजिट कुछ भी ले लो, जैसे आपने 20 ले ली, तो 20 में से 5 लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में से 4 लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 में से 3 लेस कर दो, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में से 2 लेस कर दो, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पे टेबल बन चुकी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कंज्यूमर जो है प्रारंभिक स्थिति यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या करता है कि चॉकलेट की 1 यूनिट और कोल्ड ड्रिंक की 20 यूनिट कंज्यूम करता है, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है ना। ये क्या हुआ फर्स्ट गुड, यानी कि फर्स्ट गुड्स कौन सा है, चॉकलेट, और सेकंड गुड क्या हुआ है, कोल्ड ड्रिंक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि 1 और 20 कॉम्बिनेशन कौन सा है, ए। इसमें उसको संतुष्टि मिलती है, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या करता है कि मतलब उसने ये अपना जो कॉम्बिनेशन जो बनाया है उसने अपनी इनकम के हिसाब से बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास इनकम क्या है, लिमिटेड है, ठीक। उसके बाद कंज्यूमर ये कह रहा है कि मैं भाई चॉकलेट की 1 नहीं 2 यूनिट कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंज्यूमर क्या करता है, चॉकलेट की 2 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो भाई इसको कोल्ड ड्रिंक की यूनिट में कमी करनी पड़ेगी। क्यों कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास आय लिमिटेड है। अगर एक वस्तु पर वो अधिक खर्च करेगा तो दूसरी वस्तु पर उसको कम खर्च करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, चॉकलेट की 2 यूनिट्स लेता है, चॉकलेट की 2 यूनिट लेता है, और कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट्स लेता है, फिर वो 15 यूनिट्स लेता है, ओके। ये उसका कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया, बी कॉम्बिनेशन हो गया, ओके। फिर कंज्यूमर कह रहा है नहीं मैं तो चॉकलेट की 2 नहीं 3 यूनिट कंज्यूम करना चाहता हूँ, मेरे को 3 यूनिट चाहिए चॉकलेट की, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब कंज्यूमर जो चॉकलेट की 3 यूनिट लेगा तो उस समय उसको कोल्ड ड्रिंक की और यूनिट्स में कमी करनी पड़ेगी। कमी होकर के कितनी आ गई, 11, यानी कि उसका थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 3 चॉकलेट हो गई और 11 क्या हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स की यूनिट्स हो गई, ठीक है। उसके बाद उसने इस तरीके से अपने ये क्रम बना लिया, ठीक है। अब आप एक देखिए कि जितने भी कॉम्बिनेशंस है ना, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन, इन सब पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि सभी कॉम्बिनेशनों पर उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई वो प्रारंभिक स्थिति में क्या था, वो चॉकलेट की 1 यूनिट और कोल्ड ड्रिंक की 20 यूनिट ले रहा था, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है, चॉकलेट की यूनिट में वृद्धि कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक की यूनिट्स में कमी कर रहा है, यानी कि एक में कमी कर रहा है, एक में वृद्धि कर रहा है, एक तरीके से वो इक्वल रहा, तो उसको सभी कॉम्बिनेशन पर क्या मिलेगा, सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको टेबल से डायग्राम से इसको प्रेजेंट करता हूँ, ओके। डायग्राम ले लेते हैं हम एक, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। हम यहाँ पर एस अक्ष पर चॉकलेट को प्रेजेंट कर देते हैं, वाई अक्ष पर हम किसको प्रेजेंट कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक को प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। एस अक्ष पर यूनिट्स कितनी हैं, चॉकलेट की 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना। और कोल्ड ड्रिंक की कितनी है, कोल्ड ड्रिंक की हम 4 वोर करके ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16 और ये 20, ओके, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आसानी से बन गया। जब कंज्यूमर पहली कंडीशन में, यानी कि हमारा कॉम्बिनेशन ए जो है उसमें क्या करता है, कंज्यूमर चॉकलेट की 1 यूनिट और कोल्ड ड्रिंक की 2 यूनिट्स पसंद करता है, ठीक है। तो यानी कि चॉकलेट की 1 पर कितना है उसका, चॉकलेट की 1 पर कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट्स हैं, 20 यूनिट्स, यानी कि ये यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ए कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ए कॉम्बिनेशन में क्या बोल रहा है, चॉकलेट की 1 और कोल्ड ड्रिंक की 20, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बी कॉम्बिनेशन पे। बी कॉम्बिनेशन में वो चॉकलेट की कितनी यूनिट्स ले रहा है, 2 यूनिट्स, और कोल्ड ड्रिंक की कितनी ले रहा है, 15 यूनिट्स, यानी कि 2 पर कितना है उसका, चॉकलेट की 2 पर कितना है उसका, 15, ओके। ये उसका हो गया बी कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसका ये क्या हो गया, बी कॉम्बिनेशन हो गया। अब जैसे ही वो सी पर आता है, सी पर चॉकलेट की कितनी है, 3 और कोल्ड ड्रिंक की कितनी है, 11, तो ठीक है। क्या बोल रहा है वो, कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट की कितनी है, 3 और चॉकलेट की 3 और कोल्ड ड्रिंक की 11, ये उसका सी कॉम्बिनेशन हो गया। डी कॉम्बिनेशन पर क्या बोल रहा है,
चॉकलेट की 4 और कोल्ड ड्रिंक की 8। ओके, चॉकलेट की 4 और कोल्ड ड्रिंक की 8। ये यहाँ पर उसका कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? डी कॉम्बिनेशन हो गया। और ई कॉम्बिनेशन में वो क्या बोल रहा है? चॉकलेट की 5 यूनिट्स और कोल्ड ड्रिंक की 6 यूनिट्स। ठीक है, तो यानी कि चॉकलेट की 5 और कोल्ड ड्रिंक की कितनी है? 6 यूनिट्स है। ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? ई कॉम्बिनेशन। और जब हम इन सभी कॉम्बिनेशनों को मिला देंगे ए बी सी डी ई, तो यहाँ से हमारा इंडिफरेंस कर्व बन करके आसानी से आ जाएगा। ये हमारा क्या बन के आ गया? यहाँ से इंडिफरेंस कर्व बन के आ गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ से क्या बन करके आ गया? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व उसी को ही कहते हैं दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को ऐसा दर्शाएगा जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। दो वस्तुएं कौन सी ले ली? कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट। उनके विभिन्न संयोग कौन कौन से हो गए? जैसे ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग, डी संयोग और ई संयोग। ए संयोग ए कॉम्बिनेशन में यानी कि कैसे? चॉकलेट की 1 और कोल्ड ड्रिंक की 20 यूनिट्स। इन सभी जो कॉम्बिनेशंस हैं उस पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये आपको डायग्राम मैंने प्रेजेंट कर दिया। आपको इसमें अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, हम आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की, यानी कि तटस्थता मानचित्र की बात करते हैं। तटस्थता मानचित्र कैसे कहते हैं? जब हम किसी मानचित्र के अंदर एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व शो कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तटस्थता मानचित्र कह देते हैं। यानी कि एक तरीके से मान लो इंडिफरेंस कर्व की फैमिली मान लो, यानी कि मैंने इसमें इस डायग्राम में केवल एक ही इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट किया है। अगर मैं इससे एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व बना देता हूँ इसी डायग्राम के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया? इंडिफरेंस मैप हो गया। ये इंडिफरेंस C1 हो गया, ये इंडिफरेंस 2 हो गया और ये इंडिफरेंस 3 हो गया। ठीक है ना? अब हम इसको क्या कहेंगे? इंडिफरेंस मैप कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व हैं। ओके, और इसमें इंडिफरेंस मैप में आपको ये बता देता हूँ, जैसे अगर हम ऊंचे वाले इंडिफरेंस मैप पे जाएंगे तो इस स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन में क्या होगी? और भी वृद्धि होगी, यानी कि उपभोक्ता का जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है और भी बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ेगा? देखो, इंडिफरेंस अगर 1 है, इस पे कॉम्बिनेशन हम ए ले लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन पर वो चॉकलेट की कितनी यूनिट्स ले रहा है? चॉकलेट की 1 यूनिट और कोल्ड ड्रिंक की कितनी है? 20। ओके, कौन से पे? इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट पे। हम जैसे ही सेकंड पर जाते हैं, तो हम सेकंड पे जा रहे हैं, लो हम यहीं से ले लेते हैं। हम सेकंड पे जैसे हम जाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारी ये कौन सा कॉम्बिनेशन मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। ठीक है ना? इस कंडीशन में क्या है? देखो, इस कंडीशन में वो क्या कर रहा है? इस कंडीशन में H जो कॉम्बिनेशन है उस पर क्या है? चॉकलेट की कितनी यूनिट्स हैं? 2 और कोल्ड ड्रिंक की कितनी है? 20। अब आप देख लो कि फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो किस पर है? इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट पर है। ठीक है ना? उस पर कॉम्बिनेशन देखो, चॉकलेट की कितनी है? उसके लिए 1 यूनिट और कोल्ड ड्रिंक की कितनी है? 20। जैसे ही वो सेकंड इंडिफरेंस कर्व पर गया, हमने कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया? H कॉम्बिनेशन बनाया, जहाँ पर चॉकलेट की कितनी है? 2 यूनिट्स हैं और कोल्ड ड्रिंक की कितनी है? 20 यूनिट्स हैं। यानी कि जैसे ही हम ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर हम जाएंगे, वैसे ही उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर जो है वो और भी अधिक बढ़ता चला जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया इंडिफरेंस मैप। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ मान्यताओं की बात कर लेते हैं इंडिफरेंस की कर्व की। इसमें क्या है कि उपभोक्ता जो होता है उसको बाजार की अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि उसको ये पता होता है कि वस्तु की कीमत क्या है बाजार में। ठीक है ना? उस वस्तु से उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको अपनी इनकम उन वस्तुओं पे किस तरीके से खर्च करनी है, उसको सारी बाजार की अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। उसके बाद सेकंड मान्यता आती है कि उदासीनता जो वक्र है वो क्रमवाचक संख्याओं पर आधारित है। ये मैंने आपको प्रारंभ में बता ही दिया था। प्रोफेसर हिक्स ने क्या किया था? क्रमवाचक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया था? तटस्थता वक्र का प्रयोग किया था। ठीक है ना? क्रमवाचक दृष्टिकोण जो है उसके अंदर हमने क्या बताया था कि जो वस्तुएं हैं हम उसको अंदर उसमें हम रैंक दे सकते हैं, लेकिन उससे मिलने वाली उपयोगिता को हम नहीं बता सकते। आपने कहीं देखा कि हमने इसमें किसी में उपयोगिता बताई है कि हमको पहली वस्तु से इतनी उपयोगिता मिल रही? नहीं बताई ना, बस वस्तुएं बताई हैं। और यहाँ पे हमने वस्तु कौन कौन सी मान ली हैं? जैसे चॉकलेट हम इसको फर्स्ट रैंक दे देंगे, कोल्ड ड्रिंक हम इसको सेकंड रैंक दे देंगे। इस तरीके से हम इनको क्रम दे सकते हैं वस्तुओं को। ठीक है ना? यानी कि उदासीनता जो वक्र है वो क्रमवाचक संख्याओं पर आधारित है। ये हमारा भी हो गया। तीसरी इसमें आती है कि
सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती हुई होती है, यानी कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा घटता हुआ होता है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है सर? मैं आपको बताता हूँ। सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती हुई होती है। देखो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती क्या है, पहले तो ये बताता हूँ। MRS होता क्या है हमारा? चेंजिंग y अपॉन चेंजिंग x, यानी कि आपके लिए जहाँ पे भी मार्जिनल आ जाए, चाहे मार्जिनल यूटिलिटी आ जाए, चाहे मार्जिनल कॉस्ट आ जाए, चाहे मार्जिनल रेवेन्यू आ जाए, अगर आपके लिए मार्जिनल आ गया ना तो ये समझ लेना 1 एडिशनल यूनिट, यानी कि हमने x की एक अधिक मात्रा ली तो हमने y की कितनी मात्राएं छोड़ दी उस x की एक मात्रा को लेने के लिए। ठीक है ना, हमने x की एक मात्रा को लेने के लिए हमने y की कितनी मात्राएं छोड़ दी, उसको हम क्या कहेंगे? सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो हम यहाँ पे देखो आपके टेबल में प्रेजेंट करता हूँ सीमांत प्रतिस्थापन की दर को। देखो प्रारंभिक जो स्थिति थी उसकी जो फर्स्ट जो स्टेज थी उसका कॉम्बिनेशन कौन सा है? ए, जहाँ पर उसकी चॉकलेट की 1 यूनिट और कोल्ड ड्रिंक की 20 यूनिट्स ले रहा है, इसमें तो उसका कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर हमारे सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी कुछ भी नहीं होगी प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज में। तो जैसे कंज्यूमर सेकंड कॉम्बिनेशन पर आता है, यानी कि वी कॉम्बिनेशन पर आता है, तो वो ये कहता है कि भाई मेरे को चॉकलेट की एक नहीं, मैं चॉकलेट की 2 यूनिट्स कंज्यूम करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए वो कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है? ये देखो, वो चॉकलेट की 1 से 2 यूनिट्स लेने के लिए तैयार हुआ तो उसने कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट छोड़ दी? 5 यूनिट्स छोड़ दी, यानी कि कोल्ड ड्रिंक की 5 यूनिट छोड़ दी और जो चॉकलेट है उसकी कितनी यूनिट ले ली? 1 यूनिट ले ली। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर कहता है नहीं, मेरे को एक चॉकलेट की यूनिट्स और चाहिए, यानी कि मेरे को 3 यूनिट्स चाहिए, यानी कि एक में और वृद्धि कर दी। जब उसने एक में और वृद्धि करी फिर दोबारा उसने कितनी छोड़ दी? एक्स की मात्राएं कितनी छोड़ दी? 15 से लेकर के 11 पर आ गया, यानी कि 4 यूनिट्स छोड़ दी। कितने के लिए? एक्स की 1 यूनिट के लिए। अब वो कह रहा है नहीं सर, मेरे को एक चॉकलेट की इकाई और चाहिए, यानी कि वो 3 से 4 पर आता है, यानी कि 1 यूनिट में और वृद्धि करता है वो, और फिर कितनी छोड़ने को तैयार है? 3 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है, यानी कि 3:1, और ऐसे ही हमारा क्या बन जाएगा? 2:1। अब आप एक ये देखिए कि यहाँ पर हमारे जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है जो घटती हुई है, कैसे घटती हुई है? पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ये 1। ये ऐसे क्यों हो रहा है? मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाई थी, जिसको गोशन का प्रथम नियम कहते हैं। उसमें गोशन ने क्या बताया था कि अगर हम जैसे जैसे अपने उपभोग में वृद्धि करते जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है, वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता हमारे लिए कम होती चली जाती है। जैसे ही वो चॉकलेट के उपभोग में वृद्धि करता जा रहा है, फर्स्ट के बाद सेकंड यूनिट, सेकंड के बाद थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट के बाद फोर्थ यूनिट, तो उससे मिलने वाली उसके लिए सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। तो जैसे उसके लिए उसकी मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम हो रही है तो वो क्या कह रहा है? पहले स्टेज में तो वो कोल्ड ड्रिंक की 5 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार था, फिर बाद में कहता है नहीं सर, मैं केवल 4 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि चॉकलेट से जो मिलने वाली जो उपयोगिता थी ना उसके लिए कम होती जा रही थी। जैसे और कम होती गई तो वो वैसे वैसे कोल्ड ड्रिंक की यूनिट कम छोड़ता गया। तो देखो पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, क्योंकि चॉकलेट से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता थी उसके लिए कम होती जा रही थी जैसे जैसे वो चॉकलेट में वृद्धि कर रहा था। ओके, अब मैं आपको इसको डायग्राम से प्रेजेंट करता हूँ, सीमांत प्रतिस्थापन की दर को, मार्जिनल रेट और सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ये अब आप ये देखिए कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन ए में कोई चेंजमेंट नहीं है भाई, नहीं है चेंजमेंट, यानी कि एक्स की 1 यूनिट पर, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट है? 20 यूनिट्स है, कोई चेंजमेंट नहीं है फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, कॉम्बिनेशन फर्स्ट में। अब हम जैसे सेकंड कॉम्बिनेशन पर आते हैं तो वो क्या कहता है? वो केवल चॉकलेट की में 1 यूनिट में वृद्धि करता है और कमी कितने की करता है? कोल्ड ड्रिंक की में 5 की। तो यानी कि वो उसने क्या किया? कमी कितने की करी? 15 की, यानी कि कमी कितने की करी? 5 की, सॉरी, ये यहाँ से हमारा ये आया और ये, यानी कि चॉकलेट की मात्रा 1 से 2 करने पर उसने कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट छोड़ दी? 20 से लेकर के 15 पर आ गया, यानी कि ये हमारा क्या हुआ? यहाँ पे चेंजिंग y और यहाँ पर ये क्या हुआ? हमारा चेंजिंग x हो गया। ओके, ऐसे ही थर्ड कॉम्बिनेशन जो आता है उस पर कंज्यूमर ने क्या किया? दूसरे से तीसरी इकाई ली चॉकलेट की और फिर दोबारा से कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट्स छोड़ दी? 4 यूनिट्स छोड़ दी, यानी कि कंज्यूमर क्या करता है? कितना है उसका? ये आपका
और ये, रुको सॉरी, ये यहाँ पर हमारा सी कॉम्बिनेशन पर कितना ले रहा है, चॉकलेट की 2 से 3 इकाई कर रहा है वो। चॉकलेट की 1 इकाई में और वृद्धि करी तो उसने कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट छोड़ दी, फिर उसने 15 से 11 पर आ गया वो। तो यानी कि छोड़ी कितनी है, ये चेंजिंग वाई, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक में कितना परिवर्तन हुआ है, कोल्ड ड्रिंक में कितना परिवर्तन हुआ, 15 से 11 हुई है, और वृद्धि कितने की हुई है, एक्स की में, केवल एक्स की में वृद्धि हुई है, 2 से 3 पर आया है वो। और जब कंज्यूमर 3 से 4 पर आता है फिर कितनी यूनिट छोड़ देता है कोल्ड ड्रिंक की, 3 यूनिट छोड़ देता है। जैसे ही कंज्यूमर 3 से 4 पर आता है, यानी कि 3 से 4 पर आता है, ठीक है, तो कितनी यूनिट छोड़ देता है, फिर वो कोल्ड ड्रिंक की कितनी छोड़ देता है, 11 से कितने पर आ जाता है, 8 पर आ जाता है। ये हमारा कितना हो गया, चेंजिंग वाई। ओके, और इसके बाद क्या करता है, ई कॉम्बिनेशन पर क्या करता है, जैसे वो 5 से 6 पर आता है, वो सॉरी चॉकलेट की 5 यूनिट लेता है, यानी कि चॉकलेट की वो 5 जो यूनिट ले रहा है, 5 यूनिट लेता है, तो वो कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट छोड़ देता है, 2 यूनिट छोड़ देता है। यानी कि यहाँ पर चेंजिंग वाई अपॉन चेंजिंग एक्स, यानी कि वो एक कदम आगे बढ़ा उसने कितनी यूनिट छोड़ दी, वो एक कदम आगे बढ़ा उसने कितनी यूनिट छोड़ दी। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या कहता है। जैसे हमने एक्स की एक अधिक मात्रा ली तो हमने कोल्ड ड्रिंक की कितनी यूनिट छोड़ दी, 1 इकाई लेने के लिए ज़्यादा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन की दर हो गई। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एक अगली मान्यता कि उपभोक्ता जो होता है वो कॉम्बिनेशंस जो हैं, संयोग जो हैं, उनमें परस्पर तुलना कर सकता है, कंपेयर कर सकता है कॉम्बिनेशंस की। कैसे, देखो कंज्यूमर को, यदि कंज्यूमर को ए कॉम्बिनेशन जो है वो बी कॉम्बिनेशन की तुलना में पसंद है, यानी कि उसको ए कॉम्बिनेशन जो है वो बी कॉम्बिनेशन की तुलना में अच्छा लगता है भाई, ठीक है ना, तो वो बाद में यानी कि अगली बार भी वो ए कॉम्बिनेशन को ही बी कॉम्बिनेशन की तुलना में अधिक पसंद करेगा। बाद में भी क्या करेगा, वो ए कॉम्बिनेशन को बी कॉम्बिनेशन की तुलना में पसंद करेगा। ठीक है, और यदि कंज्यूमर को बी कॉम्बिनेशन जो है वो ए कॉम्बिनेशन की तुलना में पसंद है तो वो बाद में भी क्या करेगा, बी कॉम्बिनेशन को ही पसंद करेगा ए कॉम्बिनेशन की तुलना में। ए कॉम्बिनेशन की तुलना में वो बी कॉम्बिनेशन को ही पसंद करेगा। और यदि कंज्यूमर को ए कॉम्बिनेशन भी पसंद है और बी कॉम्बिनेशन भी पसंद है, यानी कि ए भी पसंद है तो और बी भी पसंद है, तो इस स्थिति में क्या होगा, कंज्यूमर दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में रहना पसंद करेगा। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर को जो पसंद है वो उसको बाद में भी पसंद करेगा, और अगर कंज्यूमर को दोनों कॉम्बिनेशन पसंद है तो वो उनके बीच में रहना पसंद करेगा। ठीक है, उसके बाद यदि कंज्यूमर को ए कॉम्बिनेशन पसंद है बी कॉम्बिनेशन से, ओके, ठीक है, और बी कॉम्बिनेशन जो है वो पसंद है सी कॉम्बिनेशन से, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ए कॉम्बिनेशन को सी कॉम्बिनेशन की तुलना में अधिक पसंद करेगा। सीधी सी बात है, जब कंज्यूमर को ए कॉम्बिनेशन पसंद है बी कॉम्बिनेशन से और बी कॉम्बिनेशन पसंद है उसको सी कॉम्बिनेशन से, तो भाई वो ए कॉम्बिनेशन को पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा, सी कॉम्बिनेशन से। ठीक है, हमारा यहाँ पर ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं की इसकी हम बात करते हैं। पहली विशेषता क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो बाईं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर झुका हुआ होता है, ये इस तरीके से। ओके, ये ऐसा क्यों होता है, जब हम कभी भी किसी दो वस्तुओं की कंपेयर कर रहे हो और एक में वृद्धि और एक में कमी हो रही हो, तो आपके लिए कोई भी कर्व ले लो, चाहे आपके लिए डिमांड कर्व ले लो, चाहे आपके लिए मार्जिनल यूटिलिटी वाला कर्व ले लो, कोई भी कर्व ले लो, जब दो वस्तुओं की कंपेयर हो रही है और वो एक बढ़ रही है और एक कम हो रही है, तो हमेशा ही जो वक्र जो बनेगा वो लेफ्ट से राइट झुका हुआ बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व भी हो, यदि आपके लिए कोई भी कर्व वो आ जाए, दो डिजिट है, मतलब दो वस्तुओं की ऐसी कंपेयर हो रही हो जिसमें एक में वृद्धि और एक में कमी हो रही हो, तो हमेशा उसका वक्र जो है वो लेफ्ट से राइट झुका हुआ बनेगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि जो इंडिफरेंस जो कर्व है वो मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होता है, यानी कि जो मूल जो बिंदु है उसकी ओर झुका हुआ होता है। ये देखो, ये झुका हुआ वक्र है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो मूल बिंदु के प्रति झुका हुआ है इधर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी मार्जिनल रेट और सब्स्टिट्यूशन जो होती है, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो घटती हुई होती है। अगर ये दर घटती हुई नहीं होती, यानी कि वो
5 4 3 2 अगर नहीं होती, वो 5 5 5 5 ही रहती, तो इस कंडीशन में हमारा जो वक्र बनता ना वो इंडिफरेंस कर्व का वो इस तरीके से बनता, जो हमारा डिमांड कर्व बनता है ना उसकी तरह बनता बिल्कुल, ठीक है ना। डिमांड कर्व की तरह हमारा क्या बनता, इंडिफरेंस कर्व बनता, ठीक है। तो हमारा क्या है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है अगर हमारी घटती नहीं है, कांस्टेंट रहती है, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इंडिफरेंस कर्व की तरह बनेगा, सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या आता है कि दो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं, दो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देखो मैं आपको प्रेजेंट कर बताता हूं, दो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटते। ये देखो, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट हो गया, और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। ओके, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन, C कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था इंडिफरेंस कर्व में कि जो भी कॉम्बिनेशन होंगे उन सभी कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि सभी जो कॉम्बिनेशन, जैसे A कॉम्बिनेशन है, B कॉम्बिनेशन, C कॉम्बिनेशन, D कॉम्बिनेशन, इन सभी पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यानी कि A कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, B कॉम्बिनेशन के, और B कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, C कॉम्बिनेशन के, C कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है, D कॉम्बिनेशन के। ये है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते। देखो क्यों नहीं काटते, मैं आपको बताता हूँ। इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट लेते हैं, इस पे कौन कौन से वो बने हुए हमारे लिए कॉम्बिनेशन, एक तो कॉम्बिनेशन A है और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, C है। तो यानी कि A कॉम्बिनेशन इक्वल किसके है, C कॉम्बिनेशन के। इंडिफरेंस कौन सा कर्व है, इंडिफरेंस कौन सा है हमारा, 1 पे, यानी कि तटस्था वक्र जो हमारा जो पहला है उस पे A कॉम्बिनेशन और C कॉम्बिनेशन दोनों इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिफरेंस सेकंड कर्व की। इंडिफरेंस कर्व सेकंड हम लेते हैं, तो A कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल किसके है, B कॉम्बिनेशन के, यानी कि A कॉम्बिनेशन भी किसके इक्वल है, B कॉम्बिनेशन के, ठीक है। अगर A कॉम्बिनेशन इक्वल है B कॉम्बिनेशन के, तो इक्वल किसके भी होना चाहिए था, C कॉम्बिनेशन के भी होना चाहिए था, क्योंकि A कॉम्बिनेशन C के इक्वल है और A कॉम्बिनेशन B के भी इक्वल है, तो भाई हमारा A इक्वल B इक्वल C इक्वल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये देखो आप, C लेस देन B, यानी कि ये मान लो B इज ग्रेटर देन C, यहाँ पर ये कंडीशन आती है, क्योंकि जो C वाला जो कॉम्बिनेशन है वो नीचे है, किस वाले कॉम्बिनेशन से, B कॉम्बिनेशन से नीचे है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे B ग्रेटर देन C आएगा। ओके, B ग्रेटर देन C आ गया, तो हमारी ये कंडीशन तो बनी नहीं पाएगी, क्योंकि भाई A इक्वल तो है C के और A इक्वल है B के, तो भाई B इक्वल C के होना चाहिए ना, होना चाहिए, पर नहीं है, क्या है वो, B ग्रेटर देन C है, ठीक है ना। इसलिए इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी नहीं होंगे। ओके, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और इसका जो PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको आराम से वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा भी अगर जैसे आपको माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स की भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस की, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बिजनेस कॉस्ट एंड रिवेन्यू की भी मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।